पुनः आपका श्री श्याम कॉलेज एजुकेशन की ग्रुप में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग डेविस के भौगोलिक चक्कर को पढ़ रहे थे और उन्हीं की विचारधारा को हम लोग आगे रखते हुए पिछली क्लास में हमने इस डायग्राम के माध्यम से भौगोलिक चक्कर को समझा था। अब इस क्लास का द्वितीय भाग हम लोग शुरू करते हैं। इसी क्रम में हम लोग इस क्लास को जारी रखते हैं। इस ग्राफ में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्षैतिज जो है हमारा, उसमें क्षैतिज तल के ऊपर हम लोग समाई को इंडिकेट कर रहे हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष के ऊपर हम लोग उच्चावच को यानी ऊंचाइयों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस ग्राफ में ऊपरी वक्र और निचले वक्र के द्वारा भौगोलिक चक्कर को समझने का प्रयास किया है। इसमें 3 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था में उत्थान की गति है वो तीव्र होती है और अपरदन की गति है वो शून्य होती है, अर्थात अपरदन होता ही नहीं है। अब इनका मानना है कि पूर्ण अपरदन होने के बाद, पूर्ण उत्थान होने के बाद ही अपरदन क्रिया शुरू होती है। अपरदन के बाद अपरदन की गति है वो प्राथमिक अवस्था में धीमी होती है और उत्थान की गति है वो तीव्र होती है। और इसी प्रकार दूसरी जो प्रौढ़ावस्था है, उस प्रौढ़ावस्था में उत्थान की दर है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है और अपरदन की गति है वो तीव्रता के साथ बढ़ती है और उच्चावच है वो नीचे की तरफ घिसने प्रारंभ हो जाते हैं। और तीसरी जीर्णावस्था या वर्धावस्था है, उस वर्धावस्था में अपरदन बहुत तेजी से होता है और उत्थान है वो अवरुद्ध हो जाता है और लास्ट में जो आकृति है, जो उच्चावच है वो आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है। विषमताएं सारी समाप्त हो जाती है और कठोर चट्टाने गुलासम अवशेष के रूप में रह जाते हैं, जिनको मोनोडोनाक कहा जाता है। और मोनोडोनाक के बारे में हमने बताया था आपको कि सेक्शन ए में छोटे जो प्रश्न पूछ लेते हैं, मोनोडोनाक है क्या। अब इसी क्रम में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहली हमारी तरुण अवस्था है, पहली हमारी तरुणावस्था है। तरुणावस्था में पहली हमारी तरुणावस्था है। तरुणावस्था में स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद, लिखिए इसमें, स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद, स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है। स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है। पहाड़ियों के शिखर और जल विभाजकों के शिखरीय भाग, पहाड़ियों के शिखर एवं जल विभाजकों के
शिखरीय भाग शिखरीय भाग अपर्दन क्रिया से प्रभावित नहीं होते। अपर्दन क्रिया से प्रभावित नहीं होते। आरंभ में सरिताएं छोटी छोटी दूर दूर होती है। आरंभ में सरिताएं छोटी छोटी एवं दूर दूर होती है। इन लघु सरिताओं में शीर्षवर्ती अपर्दन होता है। इनमें शीर्षवर्ती अपर्दन होता है, जिसके कारण उनकी लंबाई लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। तीव्र ढाल एवं तीव्र जलमार्ग के कारण नदियों का प्रवाह वेग तीव्र होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियां बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती जाती है। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन कहते हैं। इस तरह नदियों की घाटियां अत्यंत संकीर्ण एवं गहरी होती जाती है। इनके ढाल खड़े
इनके ढाल खड़े एवं उत्तल होते जाते हैं। खड़े एवं उत्तल होते जाते हैं। घाटी गर्दन के कारण निचला वक्र तेजी से घटता जाता है। निचला वक्र तेजी से घटता जाता है। निचला वक्र तेजी से घटता जाता है अर्थात घाटियां गहरी होती जाती है। घाटियां गहरी होती जाती है। इनके ऊपरी वक्र जल विभाजकों तथा पहाड़ियों के शिखर तल लगभग स्थिर रहते हैं। ऊपरी वक्र लगभग स्थिर रहते हैं। क्योंकि इनका अपर्दन नहीं होता। है इस प्रकार सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है और तरुणावस्था के अंत में और लास्ट में उच्चावच अधिकतम ऊंचाई तक विकसित हो जाता है। ये इसकी प्राथमिक अवस्था थी। अब दूसरी है प्रौढ़ावस्था। दूसरी है प्रौढ़ावस्था
प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपर्दन आरंभ हो जाता है। पार्श्विक अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात घाटियां चौड़ी होने लग जाती हैं। घाटियां चौड़ी होने लगती हैं। इस क्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहा जाता है। अधिकांश सरिताएं अपर्दन के आधार तल के अनुरूप परिवर्णित होती है। घाटी का गहरा होना निहायत कम होता है। देखिए भाई, इसमें नदियां हैं वो गहराई की अपेक्षा दोनों तरफ पार्श्विक अपर्दन करके चौड़ाई की तरफ बढ़ती है और अधिक चौड़ी होती जाती है, और इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहा जाता है। गहराई की तरफ कम बढ़ती है। पहाड़ियां तथा जल विभाजकों के शिखरों का भी पहाड़ियों तथा जल विभाजकों के शिखरों का भी अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट होने लग जाती है। ऊपरी वक्र में गिरावट होने लग जाती है, अर्थात निरपेक्ष ऊंचाई कम होने लगती है। इस तरह निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों उच्चावचों में अंतर कम होने लगता है। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावचों में अंतर कम होने लगता है और पार्श्विक अपर्दन के कारण
पार्श्विक अपर्दन के कारण तरुणावस्था की वी आकार की घाटियां चौड़ा होने लग जाती है। वी आकार की घाटियां चौड़ा होने लग जाती है और ये घाटियां गहरी तथा समढाल या सरल रेखी ढाल वाली होती है। तरुणावस्था में तीव्र गर्तन के कारण जलमार्ग ढाल कम हो जाता है। अतः प्रौढ़ावस्था में मंद जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाता है और जिसके कारण उनकी परिवहन की क्षमता भी कम हो जाती है और घाटी में गर्तन मंद पड़ जाता है और पार्श्विक अपर्दन के कारण घाटियां चौड़ा होने लगती हैं। तीसरी अवस्था हमारी जीर्णावस्था है। तीसरी अवस्था हमारी जीर्णावस्था है और जीर्णावस्था कह दो या वर्धावस्था कह दो। इसमें लिखे जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपर्दन का स्थगन हो जाता है अर्थात अवरुद्ध हो जाती है अर्थात रुक जाते हैं, स्थगन हो जाता है, जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है और पार्श्विक अपर्दन तथा घाटियां चौड़े होने का कार्य जारी रहता है। जल विभाजकों के आकार में अधक्षय जल विभाजकों के आकार में अधक्षय तथा पृष्ठवर्ती अपर्दन के कारण ह्रास होने लगता है। पार्श्ववर्ती अपर्दन के कारण ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है। ऊपरी वक्र में
परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटता है। निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटता है। निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच, निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच, निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच न्यूनतम हो जाते हैं। घाटियां उथली तथा अत्यधिक चौड़ी हो जाती है, जिनके पार्श्व ढाल अवतल होते हैं। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है, निम्न उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियां मियांडर बनाती हैं, जिन पर नदियां मियांडर बनाती हैं और विस्तृत बाढ़ मैदानों का निर्माण करती है। मियांडर बनाकर बाढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं। इस लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन समतल मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन या समप्राय मैदान समप्राय मैदान कहा है। समप्राय मैदान कहा है। इसकी सतह पर उत्तल एवं अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें मोनोडोनक कहा गया है। मोनोडोनक कहा गया है। इस प्रकार आपका ये डेविस का भौगोलिक चक्र है वो पूर्ण हो गया है, और कल अगली क्लास में हम लोग पेंक के अपरदन चक्र के बारे में पढ़ेंगे।